अभी अभी आप गूगल करिए कि इज क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड इजी, तो वो बताएगा कि द एग्जाम्स आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग वंस टू क्रैक विद गुड मार्क्स बाय कैंडिडेट्स ड्यू टू डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, देखो कैसे बढ़ा रहा है। फिर पूछना कि सर क्या क्लास 10 आईसीएसई फिजिक्स हार्ड है, तो बोलेगा हाँ मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल, इट्स रियली डिफिकल्ट। फिर बोलेगा इज आईसीएसई वेरी डिफिकल्ट, बोलेगा यस आईसीएसई बोर्ड इज ऑफन कंसिडर्ड मोर चैलेंजिंग ड्यू टू इट्स कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड सिलेबस वगैरह वगैरह। भाई हम दोनों इस चीज को मैंने दिखाया जानबूझकर, हम दोनों अभी मिलकर इस लेक्चर को देखने के बाद और पिछले 2010 से 2024 तक 14 साल के जो पेपर हैं उसको मैं एनालाइज करके लाया हूं। ठीक है, और एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप इस वीडियो को देखने के बाद घर जाओगे और प्रीवियस ईयर में उठा के देखोगे यार ये तो नहीं हुआ। ठीक है, और दोनों उसके बाद इस बातों पे हंसने वाले, इन साइड पे हंसने वाले जिन्होंने लिखा कि वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, कुछ नहीं होता। ठीक है, और एक और चीज, काफी लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे विश्वास नहीं करते। स्टार्ट करने से पहले ज्यादा बकैती करता नहीं हूं, लेकिन आज कर रहा हूं भाई। प्रीवियस ईयर पे आप विश्वास, आप तब मतलब मैं कैसे आपको दिलाऊं, बस एक बात समझ लो कि यूपीएससी लेवल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर अगर आप पढ़ के जाते हो, जैसे प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है, आप अगर पास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर करके जाते हो ना, 70% जो क्वेश्चन है वहीं से आते हैं। रिपीट, समझ रहे हो, रिपीट इन द सेंस उसी के कॉन्सेप्ट को रिपीट करेगा। भाई जेई एडवांस तक ने क्वेश्चन को रिपीट किए हुए हैं, बोर्ड कुछ नहीं उसके आगे, उसी पे चलता है बोर्ड। आपको कोई फेल करने के लिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है इधर, इसमें आपको फेल करना है नहीं, इसमें पास करने के लिए ही बनाया गया है कि भाई बच्चे ने ढंग से अगर पढ़ा है, ये सिलेबस है हमारे, यही चीज हम पर्टिकुलर पूछते हैं, आप पढ़ के आओ, हम आपको भरपूर नंबर देंगे। चलो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर साउंड होने वाला है, और साउंड में देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, मतलब बुक के हिसाब से सिलेबस का ओरिएंटेड चलेंगे। एक चीज नहीं होगी जो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़नी होगी या फिर मैं आपको कुछ कम पढ़ाऊंगा। आप जाओ और प्रीवियस ईयर करो, खत्म काम आपका, डन है। चलो बहुत ढंग से सुनना कि साउंड है हमारा चैप्टर, और साउंड में सबसे पहले अब ये व्हाट इज साउंड, ये सब साउंड क्या होता है सर, एक साउंड हम सुनते कहां से सुनते, ये सब चीजें तो बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ ध्यान देना, हमारे पास एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी, एक एक करके सारी चीजें मैं डिफाइन करते जाऊंगा और ढंग से। भाई फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, इस रेंज के अंदर की सारी अगर फ्रीक्वेंसीज की साउंड हमारे कान में सुनाई देती हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम कोई साउंड हो तो वो हमें सुनाई नहीं देगी। 20,000 की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कोई साउंड हो तो वो हमें सुनाई नहीं देगी। 20 हर्ट्ज से कम वाले साउंड को हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं। कोई बड़ी बात तो नहीं है यार, को हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं। एक भी चीज यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं वो सब का सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, पुराने सालों में पूछा हुआ है। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर कोई सी साउंड की फ्रीक्वेंसी है तो उसे हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। कोई बहुत खतरनाक चीज बोल दी क्या, इंफ्रा अल्ट्रा, खत्म है बात। अब अल्ट्रासोनिक की अगर बात करें तो इसी के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछ दिए गए कि सर अल्ट्रासोनिक जो साउंड है वो हम इस्तेमाल कहां करते हैं। वो जो चमगादड़ होते हैं ना, चमगादड़, बैट्स इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड का। वो उनको दिखाई नहीं देता, वो अल्ट्रासोनिक साउंड मारते हैं रात में, अपने अंदर से फेंकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ठीक है सर, फेंकते हैं मतलब उस पर भी आऊंगा, रुक जाओ। डॉल्फिन्स जो होती हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा सर, और हम जो सोनार आपने सुना होगा कई बार, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सारी चीजें, ठीक है, बढ़िया से पढ़ेंगे कि सर वो जो क्या बोलते हैं उसे, हम पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, और पानी के अंदर पता चला कि सर पाकिस्तान की वहां से टम्बाड़ू आ रही है वहां से। अब हम क्या करेंगे, सोनार का इस्तेमाल करते हैं, वहां से अल्ट्रासोनिक साउंड हम भेजते हैं और पता चल जाता है कि सर कितना डिस्टेंस है वहां पे जो भी हमारे नियरेस्ट जो शिप है। अब ध्यान से देखना, मैंने यहां पर आपकी बात करी कि सर जो बैट है वो हवा में मार रहा है अल्ट्रासोनिक साउंड। ये क्या होता है, डॉल्फिन्स पानी के अंदर मार रहे हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, सोनार में हम पानी के अंदर मार रहे हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। सर ये मतलब क्या हुआ, साउंड को मतलब ऐसे मतलब मीडियम चाहिए होता है क्या, ऑब्वियसली भाई साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है प्रोड्यूस होने के लिए। भाई ट्रैवल होना तो दूर, प्रोड्यूस तो हो जाए पहले, ठीक है, ट्रैवल होना दूर, पहले साउंड निकले तो सही। आप चांद पे गए, ये भी सवाल पूछा गया, एक शब्द ऐसा नहीं जो सवाल में प्रीवियस में नहीं। आप चांद पे गए, ये सवाल था कि आप मून पे जा रहे हो और ट्यूनिंग फॉर्क कैसे करके मैं बजा रहा हूं। ट्यूनिंग देखो, ट्यूनिंग फॉर्क मेरे पास है थोड़ी भाई, ठीक है, इमेजिन ही करते कुछ ना कुछ, तो मैं ट्यूनिंग फॉर्क ये है, मैं बजा रहा हूं, बज नहीं रहा है भाई, बज नहीं, चांद मान दो ये बज नहीं रहा है भाई। क्यों नहीं बज रहा भाई, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम ही नहीं है, और अगर कोई मीडियम ही नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस ही होता है वाइब्रेशन के चलते, साउंड प्रोड्यूस ही होता है वाइब्रेशन के चलते।
और भाई वाइब्रेट करेगा क्या? अगर मैं इसको लेकर मारूं, यहां पे मारूं, ये साउंड प्रोड्यूस इसीलिए हुआ क्योंकि यहां पर मीडियम है। अगर यहां पर हवा नहीं होता, अगर मैं मारूं और ये वाइब्रेट कर रहे हैं, हवा के पार्टिकल्स ये हिल हिल के इसके अंदर आ रहे हैं, इस माइक से थ्रू वहां पे वो अलग चीज होगी। लेकिन ये चीज आपको क्लियर होनी कि मीडियम अगर होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा, मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। अब मीडियम के अंदर जो भी साउंड एक वेव के फॉर्म में जाती है, वेव सोचते ही हमारे मन में ये वाली चीज आती है, नहीं भाई वेव दो प्रकार की होती है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। उसको भी याद करा के आज खत्म कर देंगे किस्सा। जो भी वेव रिक्वायर करता है मीडियम में ट्रैवल करने के लिए उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। ऑलराइट, ढंग से सुनना, साउंड वेव जो होते हैं वो मैकेनिकल वेव्स होते हैं भाई। अब दो प्रकार के मैकेनिकल वेव होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव, और एक होता है ट्रांसवर्स। ऑलराइट, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। बहुत ढंग से सुनना कि मैं कहना क्या चाहता हूं भाई। किसी भी अगर मैं लॉन्ग इस्तेमाल कर रहा हूं भाई, कोई आदमी, भाई दिस गाय इज वेरी लॉन्ग, ठीक है, उसका ठीक है लंबाई बहुत ज्यादा है, तो लंबाई की जब मैं बात करता हूं तो मैं वर्टिकल की बात कर रहा होता हूं, ठीक है, वर्टिकल की बात कर रहा होता हूं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है, लॉन्ग अगर हम कोई चीज नाप रहे हैं तो वर्टिकल में नापते हैं। उसकी किसी बंदे की हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, 8 फुट का है, तो उसकी हाइट हम वर्टिकल में नाप रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में नहीं नाप रहे। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का मतलब ये हुआ जो कि वर्टिकल में जा रही है, वर्टिकल में जा रही है, ठीक है। मैंने यहां से बोला और यहां पर कोई लिसनर खड़ा है। अब मैंने जैसे यहां से बोला, मेरा यहां से वोकल कॉर्ड से आवाज, यहां से वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन होने से यहां से जो हवा के पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करके उसके कानों तक जा रही है। हवा के अंदर जब साउंड वेव ट्रैवल करता है तो जिस तरीके से ट्रैवल करता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एक तरीके से टू एंड फ्रो यहां से पास करके आगे बढ़ता है। ऑलराइट, ट्रांसवर्स वेव जो है भाई, ऐसा थोड़ी है कि हवा के अंदर ही केवल लॉन्गिट्यूडिनल वेव हुआ, पानी में भी होगा और सॉलिड्स में भी होगा, ठीक है, सॉलिड्स में भी होगा। और साउंड सॉलिड में सबसे तेज दौड़ता है, हवा में सबसे धीरे दौड़ता है, हवा में 330 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ता है। ऑलराइट, ट्रांसवर्स वेव की जो बात करेंगे वो एक कुछ इस प्रकार की वेव्स होती हैं कि सर एक जगह पे पहले पार्टिकल्स ऊपर उठे फिर नीचे गए और नेट डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। एक पार्टिकल पे पहले चीजें ऊपर उठी फिर नीचे गई और नेट डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। कुछ इस हिसाब से अगर वेव्स जा रही हैं तो उसे हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, उसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जैसे पानी के अंदर आप पत्थर फेंक दो तो वेव्स ऐसे करके जाती हैं। ऑलराइट, तो वो ट्रांसवर्स वेव हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ? ट्रांसवर्स वेव हुआ। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सारी चीजें बड़ी तंग करती है, पूरे साउंड में आपको यही सुनाई देगा, मतलब अब यही सब दिखेगा, तो इसको निपटा देते हैं, ठीक है। रटना वटना नहीं है, बहुत ढंग से सुनना कि सर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये चीज आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ऑलराइट, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। पहले मैं एम्पलीट्यूड की बात करता हूं। एम्पलीट्यूड मतलब क्या हुआ कि सर मेन पोजीशन से किसी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना, कितना मैक्सिमम वो डिस्प्लेस कर रहा है, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। मेन पोजीशन ये है सर, मेन पोजीशन ये है, वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो रहा है, एक्सट्रीम्स तक जब जा रहा है तो वो होता है एम्पलीट्यूड। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करना, ये जो कंप्लीट ऑसिलेशन है, जो लेंथ होता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन का, मीन से शुरू हुआ, मैक्सिमम पे गया, फिर मिनिमम पे गया और फिर वापस आया, एक कंप्लीट ऑसिलेशन इसे बोलते हैं। और इसका जो लेंथ होता है वो होता है वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। अब एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? हो सकता है कि सर ये एक सेकंड में ना हुआ हो सकता है, अगर मान लो ये एक सेकंड है तो हो सकता है दूसरा वेव कुछ ऐसे आ जाए। सर एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए कि सर ये एक ऑसिलेशन, फिर ये सर 2 ऑसिलेशन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी में कितनी कहूंगा? 2 हर्ट्ज, ठीक है। एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन हो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं भाई। अब बताओ क्या अब हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब लाइट और साउंड, ठीक है, लाइट और साउंड में आपकी एक डिफरेंस रह जाएगी। लाइट वेव आर नॉट मैकेनिकल वेव, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वेव्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का
भाई उसमें अब देखो, अब ये चीज़ जो है ना बहुत डिटेल में तो क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है, और लाइट का अलग से चैप्टर है, उसके अंदर इसको हम लोग कवर अप कर दूंगा मैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ। अभी बस आपको ये मोटा मोटी समझना है कि सर इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं लेकिन साउंड वेव डिफ्लेक्ट नहीं होते। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, साउंड की वेव 330 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये 3-4 पॉइंट्स आप याद करके जाओ, एग्जाम में लिख दो, आपका काम खत्म है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अब आप पढ़ने वाले हैं सर इको के बारे में, एको एको एको, ठीक है, एको, इको नहीं एको, यस एको समझना भाई। एको से पहले आपको समझना होता है सर रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, यस भाई। ये भी एक बार सवाल में पूछ दिया था, आई डोंट नो भाई, जब भी मैं वीडियो बनाने का सोचता हूं कभी ना, ध्यान से सुनना, आपने लाइट के बारे में पढ़ा होगा कि सर लाइट रिफ्लेक्ट करती है, भाई ये साउंड कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये साउंड भी उसी नियम से रिफ्लेक्ट करता है, जितने एंगल से पड़ेगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, यस फॉलो करता है स्नेल, यस फॉलो करता है भाई, बस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये क्लास 12 में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत ढंग से कि सर साउंड वेव ऐसे ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर सब कुछ नीचे चला गया, कुछ एब्जॉर्ब हो गया। जैसे कि हम जब वहाँ पे आते हैं मूवी थिएटर्स में, और मूवी थिएटर में जो साउंड है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ऐसे चीज़ हम वहाँ पे सेट कर देते हैं हर जगह कि साउंड वहाँ पे जाए, रिफ्लेक्ट ना करे, वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ये सारी चीज़ें भी होती, ठीक है। बस ये समझो कि रिफ्लेक्शन होता है। अब रिफ्लेक्शन होता है तो उससे एको का क्या मतलब है, बहुत ढंग से समझना। मैं इस रूम में हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कोई भी साउंड रिफ्लेक्ट बैक होकर मेरे कान में नहीं आवाज, आपको एको तो पता होगा यार, ऐसी थोड़ी बात है, आप कहीं पहाड़ पे जाते हो कुछ भी चिल्ला रहे हो तो वापस से आप ही का नाम, जो भी आपने चिल्लाया, जो भी आपने बोला, वही चीज सुनाई दे रही है आपको, वही चीज आपको सुनाई दे रही है। ये कब होगा, ठीक है, एको डिफाइन पता तो चल गया एको क्या होता है। एको वही चीज है कि सर जब मैंने अपना ओरिजिनल साउंड बोला उसके कुछ पल बाद, जब मेरा ओरिजिनल साउंड खत्म हो चुका है, जब मेरा ओरिजिनल साउंड सीज हो चुका है, उसके कुछ पल बाद मुझे अपने ही वॉइस के रिफ्लेक्शन सुनाई दे रहे हैं, उसको हम एको बोलते हैं, ठीक है। एको की एक कंडीशन होती है, यहां पे लोग रट के चले जाते हैं, भाई आप भी रट सकते हो, बट कंडीशन समझ जाओगे तो दिक्कत क्या है भाई हमारा कान जो है वो मिनिमम उसका जो क्या बोलते हैं भाई कि मतलब आप आंखों के सामने से अगर कोई धीरे से ऐसी एक चीज जाएगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज गई, लेकिन अगर ये खट से जाएगी तो भाई मुझे पता ही नहीं चलेगा। हो सके तो मुझे भाई फ्लैश, जब किसी के फ्लैश जानते हो तो फ्लैश जब किसी के सामने से आता है किसी को पता नहीं चलता कि फ्लैश गया, उसको लगता है हाँ कुछ गया, समझ रहे हो। इट्स जस्ट अबाउट कि कितने स्पीड से हम पकड़ पाते हैं किसी चीज को, ठीक है। तो आंखों का एक लिमिट होता है कि सर हाँ किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से कोई सामने से चीज जाएगी तो वो इनविजिबल हो जाएगी एक तरीके से, हमें समझ नहीं आएगा, हम पकड़ ही नहीं पाएंगे कि वो चीज थी क्या। उसी प्रकार से हमारे कान के भी कुछ एक मतलब अनोखी शक्ति दी हुई है और उसका एक लिमिट है कि सर 0.1 सेकेंड, क्या 0.1 सेकेंड के अंतराल के अंदर, मतलब 0.01 सेकेंड के, मतलब मान लो 0.1 सेकेंड के अंतराल के अंदर अगर कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो गई तो वो हमारा कान रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। ऑल राइट, वो हमारा कान रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। मतलब कम से कम हमने कुछ बोला, अगर एको करवाना है तो सामने जो भी चीज, जो भी एक जिस चीज से रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा साउंड, इतना दूरी होना चाहिए कि साउंड जाके वापस आने में 0.1 सेकेंड से ज्यादा समय लगे। ऑल राइट, ये चीज क्लियर हुई। पहला कंडीशन एको होने के लिए। दूसरा कंडीशन दूरी भी तो होनी चाहिए, तो कम से कम 16 से 18 मीटर दूरी आपको, जो भी आपका वॉल है, क्लिफ है, उसमें दूरी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा है। दिस इज एको। अब एको का ही इस्तेमाल हमारे बैट्स करते, हमारी डॉल्फिन्स करती, बहुत सारे एनिमल्स करते हैं, आप देख लेना अगर कुछ हो तो। और हमारी जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की जो शिप्स होती हैं ना भाई, वो करती हैं, ठीक है। फिर कई बार, एक बार प्रीवियस ईयर में 2014 का सवाल था शायद, आई कैंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट सवाल था कि सर एक फिशरमैन है और फिशरमैन जो है वो कैसे डेप्थ पता कर रहा है कि मछलियां कहाँ हैं। भाई वो सवाल ही जो है एक इलॉजिकल था, करने को तो कर दिया आपने,
ठीक है सर, हाँ वो एको का इस्तेमाल करता है, उसने एक मशीन डाली, उसने एक वेव डाला, फिर वेव डाल के इतने समय पे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर उसने डेप्थ निकाल लिया, ये सब फालतू भाई। लेकिन एक फिशरमैन ऐसे भाई मछली नहीं पकड़ता, ऐसे इलॉजिकल सवाल भी कई बार आईसीसी बनाती, कोई बात नहीं। पर दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो आपको ध्यान रखने हैं एको के सबसे ज़्यादा यूजेस, ठीक है। कि सर ये डिस्टेंस पता करने के लिए भाई ये क्या करता है, साउंड मारता है, ठीक है। क्या करता है, साउंड मारता है, ये अपना साउंड वेव फेंकेगा, कौन सा, अल्ट्रासोनिक साउंड फेंका। अब वो इंतजार कर रहा है, ऐसे उड़ रहा है आंख बंद करके, अब उसने साउंड मारा, अब नियरेस्ट जहां टकरा के साउंड वापस आ गया उतने देर में, उसको पता चलेगा हाँ सामने कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल है, गाड़ी मुड़ाओ, और कंप्लीटली मारते रहता है। तो जहां भी टकराया मुड़ाते रहो, उस हिसाब से चलते हैं डॉल्फिन्स और बैट्स, ठीक है। और सोनार का क्या हमारा काम है आपको मैंने बताया। ऑल राइट, एक सेकंड। अब इसके ऊपर एक प्रीवियस ईयर में इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, उसमें का एक सवाल मैं आपको कराना चाहता हूँ। कुछ सवाल करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट हाँ बढ़िया सा कोई ढूंढने दो। यस, तो सवाल है 2009 का, ठीक है। बहुत ढंग से सुनना भाई, 2000 से सवाल है, ठीक है। 24 साल के सवाल मैंने एनालाइज किए, तब जाके भाई ये वीडियो बन रही है। एन अल्ट्रासोनिक वेव इज सेंट फ्रॉम अ शिप टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सी। एक शिप है, यहां से बॉटम ऑफ द सी मान लो यहां पर कहीं है, यहां से अल्ट्रासोनिक साउंड फेंका जा रहा है। इट इज फाउंड दैट टाइम ट्रेवल बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द वेव इज 1.5 सेकेंड। बहुत ढंग से सुनना, उसने अपने वेव्स को भेजा और वेव्स लड़के वापस आई, तो जो टोटल समय लगा वो लगा 1.5 सेकेंड जाके वापस आने में। भाई उसको जब तक वो वापस आएगा नहीं, उसको पता कैसे चलेगा कि भाई बॉटम तो सीखा है, ऑलराइट, टकरा के वापस आना चाहिए। तो आपको इसकी गहराई निकालनी है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी आपको दे रखा है 1400 मीटर पर सेकंड, बाकी आपको याद होना चाहिए, जस्ट इन केस ना दिया जाए तो आप लटक जाओगे। अब मैं बताता हूं ये सवाल मैं किस लिए करा रहा हूं। काफी बच्चों को बहुत आसानी दिखा सर, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डम डम इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहीं से मिस्टेक शुरू होती है, और यहां पर आपने बस इस क्वेश्चन को ढंग से पकड़ लिया, 10 नहीं 11 सवाल, 11 से 12 सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे वैल्यू बदल के पूछा है। भाई कॉन्सेप्ट समझना है। आप मतलब फॉर्मूला भी रट सकते हैं, फॉर्मूला ऐसे लोग याद कर लेते हैं डिवाइड बाई 2 ऐसे करके, बहुत ढंग से सुनना, फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है कि सर मैं अगर ढंग से देखूं तो मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। मेरा जो पार्टिकल है वो साउंड है, मैंने बोला हाँ जी सर। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम होता है सर, मैंने बोला यस ऑब्वियसली। साउंड ने मेरा कितना दूरी तय किया सर, एक बार वो गया, डिस्टेंस भाई, एक बार वो गया, डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक बार गया और एक बार वापस आया, भाई टोटल डिस्टेंस उसने 2 टाइम्स ऑफ डी ट्रैवल किया ना, समझ में आया, बटे टाइम। भाई मेरे पास वेलोसिटी है 1400, भाई मेरे पास टाइम है 1.5, मैं आराम से 1400 गुणे 1.5 डिवाइडेड बाई 2 बोलूंगा, यानी v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 करूंगा। दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला नहीं रटना भाई, सिंपल सी बात है, साउंड जितना डिस्टेंस जाएगा उसको फॉर्मूला बैठा के मैं निपटा लूंगा, कोई खतरनाक कोई चीज़ याद करने लायक नहीं है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी किताब में सेलिना का जो पब्लिकेशन है उसमें अजीब अजीब फॉर्मूले दे रखे हैं, और बच्चे डर जाते हैं कि भाई ये सब क्या, भाई एक सवाल नहीं पूछता वहाँ से, लॉग वगैरह का फॉर्मूला फालतू का दे रखा है, एक सवाल नहीं आया आज तक प्रीवियस ईयर में, वो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट मी भाई, ट्रस्ट मी, ठीक है। ये वीडियो कहीं हटेगा नहीं, ये वीडियो यहीं पे रहेगा जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, वहाँ से सवाल नहीं आ रहे हैं। चलो अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ और फिर हम सवाल आगे करेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, हाँ एको का एक और यूज़ है, ठीक है। मैं बस लिख के आया हूँ, एको का एक और ये यूज़ है मेडिकल फील्ड में, ठीक है। आपको पूछेगा कि सर एको का क्या इस्तेमाल है, तो लिख लेना यार, मैंने पॉइंट बता दिया, मैं लिखवाऊँ डेफिनेशन, अब पूरा ऐसे रटवाऊँ यार, भाई आप समझ जाओ, इंग्लिश तो लिख लोगे ना, ठीक है। अब मेडिकल फील्ड में इसका क्या इस्तेमाल है कि सर गैल ब्लैडर, लिवर, किडनी, ये सब पता करने के लिए ना हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं और इमेजिन करते हैं, अच्छा हाँ यहाँ पर हर जगह साउंड मारेंगे, जहाँ से पड़क कर जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे साउंड वापस आ रही है, हम समझ जाएंगे कि हाँ भैया यहाँ पर ऑर्गन है इंटरनल, भाई चीर के थोड़ी देखोगे कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ, और दूसरा पोर्शन जो है हमारे सिलेबस का
उसमें हमारे पास नेचुरल वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, रेजोनेंस, इस पे पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद कैरेक्टर ऑफ साउंड पे आएंगे। नेचुरल वाइब्रेशन, नेचुरल के बाद डैम्प्ड वाइब्रेशन, उसके बाद आपका आएगा फोर्स्ड वाइब्रेशन, उसके बाद आएगा आपका रेजोनेंस। ढंग से सुनना, ढंग से, बस खत्म हो जाएगा एक पॉइंट में। नेचुरल वाइब्रेशन मतलब क्या? वो ट्यूनिंग फॉर्क को मैं एक ऐसे कंडीशन में ले गया जहां पे वैक्यूम है, मैंने हवा वगैरह सारा निकाल लिया और उसके अंदर मैं अगर उसको टिंग करके, देखो साउंड भी मैं निकाल सकता हूं, ठीक है, देखो अब ढंग से सुनना। ये मैं लाया हूं अभी अगले पार्ट में, हम जब कैरेक्टर्स ऑफ साउंड करेंगे। सुनाई दे रहा है? कुछ इस प्रकार का ये मैं आपको आगे सुनाऊंगा, ठीक है, हम जब कैरेक्टर्स ऑफ साउंड करेंगे उसके लिए मैं लेके आया हूँ छोटा सा। तो बस ट्यूनिंग फॉर्क उससे टिंग करके मैंने ऐसे बजा दिया। ऑल राइट भाई, वीडियो चल रहा है। ऑल राइट, ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने ऐसे करके बजा दिया और वैक्यूम में बजाया। वैक्यूम मतलब हरदम ये नहीं होता कि आप स्पेस में अपने आप को इमेजिन कर रहे हो। भाई वैक्यूम हम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। हवा निकाल दो, मीडियम खत्म हो गया, खत्म, वैक्यूम बन गया, ठीक है। ऑल राइट, अब मैंने ट्यूनिंग फॉर्क को बजाया, कोई भी उसको एक रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो वो कंटिन्यूअसली उसका जो टू एंड फ्रो मोशन है वो चलता रहेगा, वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करता रहेगा, रुकेगा नहीं। उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सेम होगा, उसका एम्पलीट्यूड सेम होगा। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल वाइब्रेशन, ऑल राइट। सर ये डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है? डैम्प्ड वाइब्रेशन है कि सर मैंने नेचुरल, भाई आप वो स्टील की स्केल देखो आप, तो उससे सभी करते हैं भाई, मैंने तो किया था वैसे, हाथ में ऐसे फंसा के ऐसे करके स्केल करते थे और स्केल ऐसे टंग 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 करते थे, ऐसे लेके और थोड़ी देर बाद वो रुक जाता था। डैम्प्ड वाइब्रेशन, ऑल राइट, वो डैम्प्ड वाइब्रेशन है। नेचर में आप करने वाले हो कोई भी चीज, ट्यूनिंग फॉर्क कोई लेके ऐसे कर दो तो कुछ देर बाद क्या होता है कि उसकी जो एम्पलीट्यूड है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी घटते एट द एंड वो रुक जाता है। क्यों रुकता है सर? क्योंकि एक रेजिस्टिव फोर्स है। सर ये कहां से रेजिस्टिव फोर्स? कुछ अदृश्य शक्ति है क्या? नहीं भाई, इसको बोलते हैं एयर ड्रैग, या फिर बेटर टू यूज एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन है भाई, ठीक है। हवा में भी फ्रिक्शन होता है भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार आप। जब वो जो पैराग्लाइडिंग बोलते हैं, स्काई डाइविंग बोलते हैं, हाँ, जहाज से कूदते हैं, तो भाई एक रजिस्ट करती पूरी चीजें। आप आंख में चश्मा आपको लगाना हो, वैसे बिना चश्मे चले जाओगे ना भाई, फूट जाएंगी आंखें, इतना रेजिस्ट करता है आपको। वो रेजिस्टेंस कहां से आ रहा है? वो फ्रिक्शन है, हवा का अपना फ्रिक्शन है। आप हाथ ऐसे करो, आप पानी में ले जाओ तो रेजिस्टेंस है। आप मिट्टी में ले जाओ, पूरा रेजिस्टेंस है। आप फिर बाहर निकालो, पानी में रेजिस्टेंस है, हवा में भी रेजिस्टेंस है। कब फील होगा? जब आप इसको वैक्यूम में ले जाके हाथ अपना ऐसे करोगे और फिर हवा में लेके आओगे, तब आपको रेजिस्टेंस फील होगा कि हाँ सर, एयर ड्रैग सही में, एयर फ्रिक्शन सही में। तो उस कारण के चलते डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है। ये डायग्राम आपसे बहुत बार पूछा है, ठीक है। फोर्स्ड वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ? इन दोनों में कंपैरिजन आपको बहुत कराता है। फोर्स्ड वाइब्रेशन मतलब क्या हुआ? फोर्स्ड और रेजोनेंस एक साथ, डैम्प्ड और नेचुरल एक साथ, ऑल राइट। फोर्स्ड का मतलब समझना, फोर्स्ड का मतलब ये हुआ, हम जो भी किसी ट्यूनिंग फॉर्क को लेकर हमने बजा दिया, वो फोर्स्ड वाइब्रेशन ही है भाई, ठीक है। हमने बाहर से कोई एक फोर्स डाला उस पे, किसी एक टू एंड फ्रो या फिर ऑसिलेशन के ऊपर, जिसके चलते वो मोशन कर रहा है, ठीक है, उसको हम फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। क्या बोला सर? कि अगर कोई भी चीज एक्सटर्नल फोर्स के चलते वाइब्रेट कर रही है या ऑसिलेट कर रही है, तो वो जो मोशन हो रहा है, वो जो वाइब्रेशन हो रहा है, उसको फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। अब रेजोनेंस यहां पे कहां से चीज आता है? रेजोनेंस मैं आपको बताता हूं, पता कैसे चला था पहली बार रेजोनेंस के बारे में। एक बार फ्रांस था या फिर कोई देश था, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, उसमें क्या हो रहा था, मिलिट्री मार्च हो रहा था, परेड करते ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट, आप स्कूल में जो करते रहते, तो वो एक भयंकर हो रहा था। तो वो क्या हुए, जो सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं वो ब्रिज से जाने लगे। और ब्रिज पे आप समझते हो जब मिलिट्री में होता है भाई, एक साथ पैर पड़ते हैं भाई, 500 लोग एक ही साथ, दुम 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 दुम, एक ही बार में 500 लोग। अब वाइब्रेट कर रहे हैं सारी चीजें। अब वो चले गए, ब्रिज पे चढ़ गए, और ब्रिज जो है वो इतना तगड़ा ब्रिज था, माना जाता था कि ब्रिज कभी टूट नहीं सकता।
लेकिन वहाँ पर मिलिट्री के वो जो जब परेड कर रहे थे उसके चलते ब्रिज कोलैप्स कर गया, काफ़ी सारे लोग मरे हैं वहाँ पे भाई। और उसके बाद पता चला कि सर एक रेजोनेंस टाइप की कोई चीज़ होती है, रेजोनेंट टाइप की कोई चीज़ होती है। जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, मान लो ये चीज़ फोर्स्ड वाइब्रेशन है, जब मैं इसी के फ्रीक्वेंसी से एक बाहर का एक और एक्सटर्नल फोर्स डाल दूं जो इसी के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो देखो इसकी लाउडनेस बढ़ गई, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और ये जो फेनोमेनन हुआ इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस। जब एक्सटर्नल जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो उस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तब जो वाइब्रेशन होता है उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब लाउडनेस बढ़ना होता है। ऑलराइट, ये चीज थी हमारे पास रेजोनेंस के बारे में। अब रेजोनेंस पे सवाल एक आएगा, डिफाइन करो। रेजोनेंस का दूसरा सवाल जो होता है वो होता है कि सर रेजोनेंस के यूज क्या है। एक यूज रेजोनेंस का है, जब जो 93.5 रेड एफएम ये जो आप करते हो कि सर चैनल जो एक फंस गया, तो ये जो आप चैनल बदल रहे हो वहां पर आपने देखा होगा 93.5 हर्ट्ज लिखा होता है। फ्रीक्वेंसी आप क्या कर रहे हो, उसका चेंज कर रहे हो, और फ्रीक्वेंसी आप मिलाना चाहते हो एक और रेडियो स्टेशन से जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 93.5 है, और आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदले जा रहे हो। जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी 93.5 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगी और उसकी भी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके बराबर हो जाएगी, दोनों मिल जाएंगे, रेजोनेंस हो जाएगा। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर रेजोनेंस। ऑलराइट, ठीक है, ये एग्जांपल आप इस्तेमाल करना। और कोई बढ़िया एग्जांपल? और कुछ नहीं है भाई, जान लोगे क्या? हाँ, दूसरा एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है वो ये है कि कैसा सवाल था वो, हाँ, कि जो म्यूजिकल जो गिटार होते हैं, गिटार आपने जब भी देखा हो, गिटार सितार जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ हुआ, उसको हरदम एक हॉलो बॉक्स में दिया जाता है। आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि भाई मतलब इतनी मेहनत क्यों, मतलब ऐसे ही एक सितार बांध के ऐसे छड़ में दे दो, हम ऐसे झिंग 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 करते रहते भाई, वो आवाज ही नहीं आएगा। आप बस अगर वो डिब्बा हटा दो ना और ऐसे ही बस ऐसे फिक्स करके झिंग 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 वो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग से करते रह जाओ, आवाज ही नहीं आएगी उतनी। तो इसीलिए हम हॉलो बॉक्स देते हैं, वुडन बॉक्स, उसके अंदर हवा भरा रहता है, हवा तो हरदम भरा रहेगा। तो इसको हम जिस फ्रीक्वेंसी से मार रहे हैं स्ट्रिंग्स को, ठीक है, इससे क्या होता है, अंदर की जो एयर है उसके अंदर क्या हुआ, वाइब्रेशन होने लगा। उसके अंदर क्या हुआ, फोर्स वाइब्रेशन, क्योंकि मैंने मारा, वो चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन मैं मार रहा हूं तो उसके अंदर क्या हो गया, वाइब्रेशन शुरू होगी, तो वो फोर्स वाइब्रेशन है। अब क्या होता है कि मेरी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से मैं स्ट्रिंग्स को गिटार बजा रहा हूं, वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है उन एयर की वाइब्रेशन से, और उसके चलते एक लाउडर साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि रेजोनेंस के कारण होता है। ऑलराइट, ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन पे मूव करते हैं जिसमें हम साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करने वाले। 3 प्रकार के साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। एक होता है लाउडनेस हमारा, एक होता है क्वालिटी, और एक होता है पिच। लाउडनेस, बहुत ढंग से सुनो, इसमें सवाल आए हैं। लाउडनेस यानी एम्पलीट्यूड, एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यू हैव टू रिमेंबर इट, 2018 के प्रीवियस ईयर में आया था, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड 4/16 है तो उसका इंटेंसिटी कितना होगा, तो स्क्वायर कर दो 16/16 का स्क्वायर जो भी होता है 300 समथिंग, वो चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है सर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस, ठीक है, मतलब लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, याद रखना होगा। और बाकी आपको पता ही ना कि सर लाउड ज़्यादा होगा कब, जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। पिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से एक और बात याद आ रही है जो कि किताब में मेंशन नहीं है बट प्रीवियस ईयर में पूछा था कि सर फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ये तो आपको पता ही है ना सर, फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा ना भाई, ठीक है, क्योंकि लेंथ जितना कम रहा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। ऑलराइट, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन के, ये अंडर रूट लगाना होता है।
आपको स्टेटमेंट में बहुत बार पूछा हुआ है, आपको 5-6 बार स्टेटमेंट में पूछा होगा कि सर अगर हम स्ट्रिंग के अंदर, गिटार के अंदर वो जो टेंशन फिक्स करते हैं उसके चलते टिंग 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 टोंग 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 टिंग 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 टोंग टोंग, आप टेंशन आपने बढ़ा दिया, टिंग 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 आपने टेंशन कम कर दिया, टोंग 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 आवाज आने लगी। क्यों? फ्रीक्वेंसी और टेंशन रिलेटेड होते हैं, लेकिन कैसे रिलेटेड? डायरेक्टली रिलेटेड है लेकिन अंडर रूट में। ये चीज पूछा था 2000, मैं बताता हूँ एग्जैक्ट आपको, एग्जैक्ट ईयर अगर आपको चाहिए, ये पूछा था 2017 में भाई, ठीक है। ये दोनों चीजें पूछी थी, ऑलराइट, ठीक है। दूसरी चीज आपसे एक और पूछी थी कि सर फ्रीक्वेंसी, एक तो लेंथ आपने कर दिया, एक टेंशन, और एक अगर आप मोटा कर दो उसे, जो आपका स्ट्रिंग है उसको मोटा कर दो, टोंग टोंग टोंग, पतला कर दो, टिंग टिंग टोंग टोंग टिंग टिंग टोंग टोंग टिंग टोंग टोंग टिंग टोंग, ठीक है। आ जाओ, पिच फ्रीक्वेंसी हो गया। पिच मतलब क्या हुआ भाई? पिच बहुत ढंग से सुनना भाई। पिच इज समथिंग कि दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन हैं, एक ही लाउडनेस में बोल रहे हैं, बट उन दोनों में अगर फर्क करना हो तो मैं पिच से फर्क करूंगा। पिच जैसे किसी का आवाज भारी होता है, ऑलराइट, ठीक है, किसी का आवाज डीप होता है, हस्की होता है, हस्की, और किसी का आवाज पतला सा होता है, ठीक है, हाँ, और किसी का आवाज ऐसा होता है। तो ये चीजें पिच पे डिपेंड कर रही हैं, ये चीजें पिच पे डिपेंड कर रही हैं कि सर पिच किसका कैसा है, ठीक है। पिच किसी का कम होता है, लाउडनेस नहीं, डीप होती है आवाज, और किसी की आवाज श्रिल होती है, और ये चीज फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करता है, ऑलराइट। अब अगर आपका लाउडनेस भी सेम हो गया और पिच भी सेम हो गया, जो फर्क डालेगा वो डालेगा क्वालिटी। क्या डालेगा? क्वालिटी, ऑलराइट। अगर मैं पियानो की बात करूं, तो उसका जो वेव फॉर्म है वो ऐसा होता है भाई, ठीक है। दिस इज द क्वालिटी, या फिर आप टिम्बर बोल लो, टिम्बर, PYQ में बहुत वर्ड इस्तेमाल किया है, द क्वालिटी। एक नॉर्मल वेव ऐसा होता है ना, तो पियानो को बजाओगे तो ऐसा, दिस इज द क्वालिटी, ठीक है। ये वेव फॉर्म, ये किससे रिलेटेड होता है? वेव फॉर्म। किससे? वेव फॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। होप यू लाइक द सेशन, और हमने सारा चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो गई हो, आप जब अपने बुक से कंपेयर करोगे। एट द एंड मैं बस ये सजेस्ट करूंगा, आप कुछ मत करो, आप अपने प्रीवियस ईयर की किताब खोल लो, कोई सी भी भाई। आपको मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला कौन सी प्रीवियस ईयर आपको करनी, भाई प्रीवियस ईयर वही सवाल आए हुए हैं, ठीक है। 20 साल पहले जो भी 20 साल में सवाल आए हैं, कोई भी एडिशन छाप दे, सवाल तो नहीं बदल सकती था भाई प्रीवियस ईयर की। आप किसी का भी किताब खरीद लो, एंड भाई एक ही चीज़ है, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो और आप किसी भी स्टेज पे हो, आप हो सकता है पढ़ाई में बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई में बहुत खराब होंगे, पढ़ाई में आप एवरेज होंगे, बट द ओनली थिंग जो आपको हेल्प करने वाली है, ओनली थिंग जो आपको बहुत भयंकर स्कोर बढ़िया दिलवाने वाली है, 95+ दिलवाने वाली है, इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देयर इज नथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड दैट कैन हेल्प यू। अगर आपका सर मेरा तो सर प्रीवियस ईयर एक बार मैंने कर लिया भाई, 10 बार कर उसे, ठीक है। नर्व्स में बैठी होनी चाहिए सवालें, प्रीवियस ईयर से बाहर पूछ ही नहीं सकता। ICSE हो, CBSE हो, स्टेट, औकात ही नहीं होती उनकी कि भाई प्रीवियस ईयर से बाहर पूछ दे, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में।